नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स और ट्रांसफार्मर्स से रेलिवेंट है। अभी तक हमने जितना पोर्शन कवर किया है उसके अंदर हमने रिले, सर्किट ब्रेकर्स, फ्यूजेस और इस तरह की हमने जितनी भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एसोच किया, आइसोलेटर्स हैं, एसएलडीज हैं और उनसे रेलिवेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, उनकी रेटिंग्स हैं, उनके ऑपरेशन है, किस तरह वो ऑपरेट करते हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं और क्या आपस में कनेक्शन है रिलेज का, सर्किट ब्रेकर्स का, और फिर हमारे पास कितनी टाइप्स अवेलेबल हैं प्रोटेक्शन जो जिनके अगेंस्ट हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सर्किट्स को। ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इन चीज़ों की मदद से, इनके कॉम्बिनेशन से हम अल्टरनेटर्स को, ट्रांसफार्मर्स को, बस बार को, ट्रांसमिशन लाइंस को, सबस्टेशंस को, इनको किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास अल्टरनेटर मौजूद है, अल्टरनेटर का मतलब वो जनरेटर सेट भी हो सकते हैं, मोटर्स भी हो सकती हैं, कोई भी अल्टरनेटर मौजूद है, उस अल्टरनेटर को इस रिले और यानी आप समझें कि रिले एंड विद द हेल्प ऑफ सर्किट ब्रेकर आप किस तरह उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो इसी चीज का आंसर हम इसमें देखेंगे कि हम रिलेज को और सर्किट ब्रेकर्स को यूज करते हुए किस तरह अल्टरनेटिव्स को या ट्रांसफार्मर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, फिर उनकी क्या लिमिटेशंस और क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन कौन से ऐसे फॉल्ट्स हैं जो रिलेज या अल्टरनेटिव्स के साथ सॉरी जो अल्टरनेटिव्स के फॉल्ट आ सकते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं फॉल्ट की, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इसको फेस हो सकती हैं, और फिर इन प्रॉब्लम्स में से ये हमारे पास कुछ 7-8 किस्म की टाइप्स हैं जो हमारे पास डिफरेंट यानी फॉल्ट्स हैं जो अकर हो सकते हैं जो अल्टरनेटिव्स के साथ, स्पेशली जो हमारे जो जनरेटर यूनिट्स, बड़े बड़े जनरेटर यूनिट्स हैं। तो उसमें हमारे पास हम किस फील्ड को, किस चीज़ को हम प्रोटेक्ट करना चाहेंगे या किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कौन सा फॉल्ट जो है सीरियस नोयत का है, कौन सा फॉल्ट ज़्यादा कम सीरियस है, तो ये चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉल्ट की टाइप है दैट इज बेसिकली फेलियर ऑफ प्राइम मूवर। प्राइम मूवर का फेल होना मतलब ये है कि जो आपके पास जो भी सप्लाई आ रही है वो उसमें इतनी ताकत ना हो कि प्राइम मूवर को मूव करवा सके, तो ये फेलियर ऑफ प्राइम मूवर कहलाता है। फॉर एग्जांपल स्टीम, जो पावर प्लांट्स है उसमें स्टीम की जो सप्लाई है वो इतनी एनफ नहीं है कि प्राइम मूवर की मूवमेंट को जारी रख सके। फिर फील्ड फेलियर है, ओवर करंट है, ओवर वोल्टेज, ओवर स्पीड है, लोडिंग का अनबैलेंस हो जाना है, या स्टेटर वाइंडिंग के अपने फॉल्ट्स हैं। स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट्स में फेज टू फेज फॉल्ट हो सकता है, फेज टू ग्राउंड हो सकता है, या फिर इंटरटर्न फॉल्ट भी एक किस्म है। तो ये बड़े सीरियस नौयत के होते हैं स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट्स। तो इनके अगेंस्ट तो प्रोटेक्शन लाजमी है, बाकियों के अगेंस्ट किस तरह लाजमी है किस तरह नहीं है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइम ओवर का फेलियर। प्राइम ओवर के फेलियर को हम इन्वर्टेड रनिंग भी कहते हैं। इन्वर्टेड रनिंग का मतलब ये है कि इसके अंदर जो नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन है उससे कंपैरिजन किया जाए तो रिवर्स फ्लो स्टार्ट हो जाता है पावर का। और ये जिस तरह एक फॉर एग्जांपल नॉर्मल फ्लो में अगर क्लॉकवाइज पावर फ्लो इसका एक्सपेक्टेड है, तो फेलियर ऑफ प्राइम मूवर में एंटी क्लॉकवाइज पावर फ्लो स्टार्ट हो जाएगी। यानी हम इस चीज को अगर प्रोटेक्ट करना चाहें तो हम डायरेक्शनल रिले यूज कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शनल रिले का काम ये था कि वो एक डायरेक्शन में यानी ऑपरेट कर इनऑपरेटिव रहती है और दूसरी डायरेक्शन में रिवर्स पावर फ्लो में वो ऑपरेट करती है। तो फेलियर ऑफ प्राइम मूवर को हम दूसरा नाम ये यहाँ पे लिखा भी होगा इन्वर्टेड रनिंग। ये देखिए इन्वर्टेड रनिंग का नाम देते हैं। इन्वर्टेड रनिंग का मतलब ये है कि ये अगर करंट दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो ये ड्रॉ करना शुरू कर देगा, तो इसका मतलब पावर फ्लो जो है रिवर्स हो जाएगी। इनपुट प्राइम मूवर को अगर फेल हो जाए तो अल्टरनेटर जो है सिंक्रोनस मोटर की तरह रन करना स्टार्ट कर देता है और सप्लाई सिस्टम से पावर ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। इसी को हम इन्वर्टेड रनिंग कहते हैं। टर्बो अल्टरनेटर सेट्स की अगर हम बात करें तो स्टीम सप्लाई को हम अगर फेलियर हो जाए, स्टीम सप्लाई का फेलियर, वो इन्वर्टेड रनिंग का कॉज इससे बनता है। तो इसमें हम जब ये फेल हो जाएगा तो हम ये बहुत ज्यादा कोई कंडीशन इतनी खतरनाक नहीं होती। तो इस कंडीशन के तहत हम कोई अलार्म सिस्टम के थ्रू या हम इसको जज करके अटेंडेंट, किसी भी अटेंडेंट के थ्रू मैनुअली हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने अल्टरनेटिव को सिस्टम से। या फिर अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम आहिस्ता आहिस्ता स्टीम सप्लाई को रीस्टोर कर देंगे
और वो आपकी सिस्टम को यानी दोबारा आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेस पकड़ लेगा और आपका सिस्टम डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो अगर ये प्रोलॉन्ग हो तो मशीन कैन बी सेफली आइसोलेटेड बाय द अटेंडेंट। ओके, सिंस दिस कंडीशन इज हार्मलेस, कोई ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड नहीं। सेकंड, हमारे पास हाइड्रो जनरेटर सेट्स हैं, जो हमारे पास हाइड्रो टर्बाइंस हैं, जो हमारे पास कह लें कि जो बड़े बड़े डैम्स हैं जहाँ पे, तो हाइड्रो जनरेटर सेट्स वहां पे लगे हुए हैं। तो इसमें हमारे पास आम तौर पे आपके पास एक मैकेनिकल डिवाइस मौजूद होती है जो वाटर व्हील पे ये फ्लो चेक कर रही होती है, वाटर फ्लो का, यानी उसकी मूवमेंट को चेक कर रही होती है। जब उसकी मूवमेंट एक खास लेवल से, खास थ्रेशोल्ड से नीचे आ जाए, तो वो जो प्रोटेक्शन है मैकेनिकल डिवाइस, वो ऑटोमेटिकली इसको कट ऑफ कर देती है या इसको ट्रिप करवा देती है आपके मेन सिस्टम से, यानी अल्टरनेटर आपका मेन सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इस सूरत में भी आपकी सिंपल मैकेनिकल डिवाइस ही उसकी मूवमेंट को जज कर रही है या कंट्रोल कर रही है। अगर आपका स्लो मूव करेगा तो जाहिर बात है, स्लो मूव करने का मतलब है कि उसको फास्ट मूवमेंट के लिए कहीं इन्वर्टेड रनिंग ना स्टार्ट हो जाए, या वो सिस्टम से सप्लाई सिस्टम से करंट ड्रॉ करना ना स्टार्ट कर दे। तो इस केस में आपका जो मैकेनिकल डिवाइस है वो ये काम करती है कि उसको डिस्कनेक्ट करवा देती है। तो इस केस में भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन नेसेसरी नहीं है। डीजल जनरेटर्स, यानी हमारे पास एक स्टीम सप्लाईज यानी टर्बो अल्टरनेटर सेट्स की बात होगी, हाइड्रो जनरेटर सेट्स की बात होगी, तीसरी टाइप हमारे पास डीजल जनरेटर्स होते हैं। ये जब यहाँ पे इस डीजल जनरेटर अगर कनेक्टेड हो, सप्लाई कर रहा हो सिस्टम को, इसमें ये इन्वर्टेड रनिंग स्टार्ट हो जाए, तो अच्छा खासा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है पूरे सिस्टम में, यानी सिस्टम को डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाता है। तो इसके अगेंस्ट हम यानी आम तौर पे यानी यूज करते हैं, स्पेशली अगर आपका हमने क्या उसे कहते हैं, स्पेशली जो डायरेक्शनल पावर रिलेज है, तो डायरेक्शनल पावर रिलेज की मदद से इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं फिर, ताकि हम डैमेज से बच सकें। तो मैकेनिकल सीजर, क्योंकि ये प्रॉब्लम अच्छा खासा प्रॉब्लम ये क्रिएट्स की वाइंडिंग खराब हो सकती है, जल सकती है। तो अप्लाइंग द रिवर्स पावर रिलेज टू द अल्टरनेटर, रिवर्स पावर वही जो डायरेक्शनल रिले है उसी की बात करें, ठीक है। तो पावर रिलेज हैव टाइम डिले इन ऑपरेशन टू प्रिवेंट इनएडवेंट ट्रिपिंग। अब ये प्रॉब्लम है कि फेज स्विंगिंग या सिंक्रोनाइजिंग का प्रॉब्लम्स, फॉल्टी सिंक्रोनाइजेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो डीजल जनरेटर्स के होते हैं आपस में, जब हम इसको पैरेलल ऑपरेशन के लिए सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं इस तरह की, तो उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं हल्के फुल्के। तो उनके अगेंस्ट ट्रिपिंग ना करें, क्योंकि ट्रिपिंग से पूरा अच्छा खासा सिस्टम मुतासिर होता है। उसके लिए हम डिलेज, टाइम डिलेज प्रोवाइड करते हैं। टाइम डिलेज आपको पता है कि हम किस तरह रिले में प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर एल्यूमिनियम डिस्क है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप है, तो हम कोई भी एंगल, एक प्री सेट एंगल हम डिफाइन कर सकते हैं, तो उस प्री सेट एंगल की मदद से हम टाइम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वो केस है जिस केस में वी हैव डीजल जनरेटर्स। फील्ड फेलियर, फील्ड फेलियर भी हमारे पास आमतौर पे जो अगर प्रॉब्लम इस इतना कोई संगीन किस्म का या स्पेशल जो कह लें कि कोई सीरियस किस्म का मसला नहीं होता, तो इसमें भी हम आम तौर पे ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं करते, यानी हम रिलेज और सर्किट ब्रेकर्स को यूज नहीं करते। और फील्ड फेलियर का मतलब यह है कि आपका आमतौर पे आपका जो अल्टरनेटर है वो घूमना शुरू कर दे, उस वो घूमे और उसमें कोई फील्ड ना हो, यानी फील्ड प्रोड्यूस ना हो रही हो। तो अल्टरनेट विदाउट फील्ड अगर रोटेट करता दे तो आमतौर पे ये सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। तो इस तरह के अगर चांसेस हो तो हम मैनुअली उसको टैकल कर लेते हैं, इंस्टेड के उसके लिए हम ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन हो। तो इट इज सफिशिएंट टू रिलाई ऑन द कंट्रोल रूम अटेंडेंट टू डिस्कनेक्ट द सिस्टम, तो हम मैनुअली उसको अलग कर लेते हैं बस बात से। तो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन हम फेलियर, फील्ड फेलियर के अगेंस्ट नहीं देते। फील्ड फेलियर क्या होती है, सिंपली आपका अगर जो अल्टरनेटर है वो मूव करे, स्टार्ट करे विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी फील्ड, तो ये बेसिकली फील्ड फेलियर फील्ड होता है। ओवर करंट, या इसको हम यानी अगर हम बात करें कि जिसके अंदर आमतौर पे फॉल्ट ऐसा है जिसके अंदर करंट ज्यादा बढ़ जाए नॉमिनल वैल्यू से, दैट इज बेसिकली ओवर करंट। तो ये आपकी ब्रेक डाउन कर सकता है वाइंडिंग का, क्योंकि हीट इसके साथ एसोसिएटेड होती है, अच्छी खासी एनर्जी एसोसिएटेड होती है ओवर करंट में। तो ये जब ओवर करंट थोड़ी सी देर के लिए भी अगर प्रोलॉन्ग करेगा तो आपकी पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ वाइंडिंग हो सकती है, जहां से वाइंडिंग कमजोर हुई वहां से जल जाएगी, ठीक है।
तो ओवरलोड आमतौर पे क्या होता है, जब आप ज्यादा करंट ड्रॉ करना शुरू कर दें, यानी आपका लोड बढ़ जाए, तो दैट कैन बी अ कॉज ऑफ ओवरलोड। तो इट इज कंसिडरेबली अननेसेसरी। ओवर करंट प्रोटेक्शन अननेसेसरी क्यों? क्योंकि हमारे कल मॉडर्न आजकल हमारे आ रहे हैं अल्टरनेटर्स, उनमें इम्पिडेंस हम हाई वैल्यू की इम्पिडेंस यूज कर रहे हैं। तो अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता भी है तो वो उस शॉर्ट सर्किट को अच्छे खासे टाइम के लिए आप यानी कोई यानी ओवर हीटिंग के बजाय, इम्पिडेंस हाई होने का मतलब ये है कि वो खुद से उसकी रेजिस्टेंस इतनी हाई होगी कि हाई वैल्यू ऑफ करंट्स को वो खुद डिसिपेट कर सकेगा। ठीक है, तो उसको इस सूरत में हम मैनुअली कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास, जाहिर बात है कि अगर हम हमारे पास कोई अटेंडेंट इस तरह अवेलेबल नहीं है जो हर वक्त, तो हम और या ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं अपने सिस्टम को, तो फिर हम ओवर करंट प्रोटेक्शन के अगेंस्ट भी रिलेज को कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा, ये एक अच्छा, ये इस तरह का डैमेज नहीं है जो यानी हम जिसको इग्नोर करें। तो इसमें इसको टैकल करना इंतहाई अहम है। वो थ्रू मैनुअल करें या ऑटोमेटिक करें, जैसे फेलियर ऑफ फील्ड है, ये इतना कोई सीरियस कंसर्न नहीं था। ओवर करंट एक सीरियस कंसर्न है जो हमारी वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है। तो अगर हम सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाना चाहें तो हम ओवर करंट प्रोटेक्शन थ्रू रिलेज भी कर सकते हैं। इसमें कोई मजाइके वाली बात नहीं, क्योंकि ये एक सीरियस कंसर्न है जिसे हमें एड्रेस करना पड़ता है। ठीक है जी, तो इसके बाद आपके पास जो डिसएडवांटेज है वो क्या होगा कि अल्टरनेटर्स को आपके पास अब ये ऑटोमेटिक डिसएडवांटेज यानी क्या करेगा कि अल्टरनेटर्स को पावर प्लांट से यानी अलग कर देगा, जिससे आपके प्लांट से बाहर भी, चूंकि सिंक हुए होते हैं आपस में प्लांट्स, तो वो भी ट्रबल्स इससे यानी इट कैन कॉज सम ट्रबल्स। सो इसकी वजह से आपकी जो कंटिन्यूटी है वो सर्विस मुतासिर होगी। बस ओवर करंट की जो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन है, या फिर हम मैनुअल भी अगर बात करें, तो उसमें इसको शट ऑफ करने का, अल्टरनेटर को शट ऑफ या शट डाउन करने का प्रॉब्लम आपका इन यानी इट कैन रिजल्ट इन लोड शेडिंग्स और इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जब भी ओवर करंट आएगा। तो ओवर करंट क्यों होता है जी? दो वजूहात क्या है ओवर करंट की, कोई भी बता दे, एनीवन? सर एक शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, और ओवरलोड हो गया, बताया तो था। या तो जी जी ओवरलोड हो ओवर। जाएगा, या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए, या ब्रेक डाउन हो जाए, कोई वाइंडिंग टूट जाए, वाइंडिंग यानी कट जाए, काम करना छोड़ दे, तो पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ वोल्टेज शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो दैट कैन बी अ कॉज। ओवर स्पीड, ओवर स्पीड का मतलब है कि अचानक आपका अल्टरनेटर मूव कर रहा है, अचानक लोड या आपका एक अचानक लोड डिस्कनेक्ट हो जाए आपके मूव करते हुए। जैसे आपने एक जनरेटर चला रहे हो और इधर से आपने लोड दिया हो, तो हम जनरेटर में जो प्राइम मूवर है या उसकी स्पीड है वो हम उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं जिस हिसाब से हम लोड को बढ़ाते हैं। आपको पता होगा, अब फर्ज करें हमने उसको एडजस्ट किया हुआ है और लोड अच्छा खासा कनेक्टेड है उसके साथ, और सडनली डिस्कनेक्ट हो जाए, तो अल्टरनेटर क्या होगा? अल्टरनेटर की जो प्राइम मूवर या वो है, वो अपनी स्पीड, नॉमिनल स्पीड से तेज मूव करेगा या घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि इधर से लोड कट ऑफ हो गया किसी भी वजह से। ठीक है, तो आपके पास आमतौर पे इस ओवर स्पीड की प्रोटेक्शन के लिए भी मैकेनिकल डिवाइसेस ही यूज होती हैं, जो उसकी घूमने को, उसकी स्पीड को, उसकी मूवमेंट को, उसके पर आरपीएम्स को चेक कर रही होती है, और उन आरपीएम्स के चेक करने के मुताबिक डिसाइड करती है कि अगर एक खास वैल्यू से ज्यादा यानी अगर ये मूव करे तो उसको डिस्कनेक्ट कर देती है। तो दे आर यूजली प्रोवाइडेड विद मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूगल डिवाइसेस। सेंट्रीफ्यूगल डिवाइसेस वही जो घूमने की वजह से जो प्रोड्यूस होते हैं। आपने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पढ़ी होंगी, जो आप पत्थर एक घुमाते हैं एक स्टिंग के साथ बांध यस के, सर। तो वो ये वही वो घूमने के इफेक्ट को यानी उसको चेक कर रही होती है। तो ये ड्राइविंग शाफ्ट के ऊपर ये अटैच होती है, और ताकि आपके मेन प्राइम मूवर को ट्रिप करवा दे, क्योंकि प्राइम मूवर आपके ड्राइव कर रहा है उस शाफ्ट को। तो प्राइम मूवर ड्राइव करेगा, तो अगर आपका अचानक लोड डिस्कनेक्ट होता है तो प्राइम मूवर तो बहुत तेजी से मूव करना चाहिए। ये इसी तरह जैसे आप किसी बच्चे को हाथ उसके पकड़ लें और उससे कहें आप जोर लगाओ पीछे को, या आमतौर पर शरारत अक्सर करते हैं लोग कि उसके दोनों हाथ पकड़ लेंगे, उससे कहेंगे पीछे जोर लगाओ, और जब वो फुल जोर पीछे लगाएगा तो आप उसे छोड़ दो, तो वो पीछे को गिरेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इसी तरह आपने कोई चीज अचानक उठाई हुई है, बहुत भारी है, 30-40 किलो वेट उठाया हुआ है किसी शॉपर में, अचानक शॉपर फट के नीचे गिरता है,
तो आपके हाथ अपनी जगह पे नहीं रहेंगे, वो अचानक यानी ऊपर को आएंगे, खाली हो गए ना, अचानक खाली होने की वजह से ऊपर को आएंगे, तो ये रिएक्शन है। तो इसी तरह अगर लोड को अचानक डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो आपकी जो ओवर स्पीड है वो अल्टरनेटर, क्योंकि अल्टरनेटर तो अपनी स्पीड चेंज नहीं करेगा ना, तो इसके लिए आपको स्पेशल मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूगल डिवाइसेस होती हैं जो मॉनिटर कर रही होती हैं उसकी मूवमेंट को। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आपके आमतौर पे जो फील्ड एक्साइटेशन है उसको भी हम इस तरह डिजाइन करते हैं आपके मॉडर्न अल्टरनेटर्स को कि ओवर वोल्टेज कंडीशंस को, वोल्टेज का बेसिकली फोर्स है ना, तो ये आपका यानी इस तरह डिजाइन करते हैं कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के अगेंस्ट ओवर वोल्टेज फिनोमिना हो ही ना सके, ठीक है। तो उसमें आमतौर पे आपकी यानी जो लोड अल्टरनेटर लोड है उसके अगेंस्ट भी ओवर वोल्टेज हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे आपके फर्ज करें आप स्टीम टरबाइन है, तो स्टीम टरबाइन की अगर बात करें या हाइड्रो जनरेटर की बात करें तो स्टीम टरबाइन ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रो जनरेटर्स। तो अगर स्टीम टरबाइन ज्यादा सेंसिटिव है स्पीड वेरिएशन से आपके हाइड्रो जनरेटर, क्योंकि ओवर वोल्टेज का मतलब तो ये है ना कि फ्रीक्वेंसी सेट या आपको वोल्टेज की जो यानी फ्रीक्वेंसीज हैं या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपको उससे ज्यादा मिले, ओवर वोल्टेज का मतलब तो यही है। तो उसमें सेंसिटिविटी अगर ज्यादा है तो आपका यानी इसका मतलब ये है कि सेंसिटिविटी ज्यादा मतलब होने का ये है कि ओवर वोल्टेज जैसे ही होगी तो स्टीम टरबाइन ड्रिवन अल्टरनेटर्स में ये एबिलिटी होगी कि वो अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें और ओवर वोल्टेज को या फिर ना होने दें, क्योंकि थोड़ा सा भी फिनोमिना अगर ओवर वोल्टेज का होता है तो उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि डिजाइन की ओवर वोल्टेज कंडीशन हो ही ना, कि अपने आप को वो एडजस्ट करता रहता है उस फिनोमिना के तहत जिस तरह आपका अल्टरनेटर लोड जिस तरह इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसके मुताबिक एडजस्ट करना है अपने आप को। तो स्टीम टरबाइन सेंसिटिव होने की वजह से अपने आप को जल्दी यानी चेंज कर लेती है, उसकी मिकदार स्टीम की कम या ज्यादा हो जाती है, प्राइम मूवर उसी के मुताबिक कम या ज्यादा हो सकता है। जबकि हाइड्रो जनरेटर सेट्स में सेंसिटिविटी इस स्टीम टरबाइन की निस्बत कम होती है, और आपने देखा भी होगा कि बहुत बड़े बड़े वो यूनिट्स होते हैं तो वो इसके मुताबिक ज्यादा रिस्पॉन्ड जो है वो लेट करते हैं। तो ये रिस्पॉन्ड जो लेट है ये बेसिकली आपका यानी जो बेसिकली वोल्टेज क्या है, एक फोर्स है ना, तो फोर्स अगर ज्यादा देर तक वाइंडिंग्स के क्रॉस रहेगी तो ये इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इस वजह से हाइड्रो जनरेटर सेट्स के अगेंस्ट हम स्टीम टरबाइंस के अगेंस्ट हमें वोल्टेज और वोल्टेज प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती अगर आपके स्टीम टरबाइंस लगी हैं सिस्टम में, क्योंकि ये सेंसिटिव है। जबकि हाइड्रो जनरेटर चूंकि लेट रिस्पॉन्ड करते हैं, लेस सेंसिटिव होते हैं, तो इसके अगेंस्ट हमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपकी ओवर वोल्टेज की जो है वैल्यू वो अगर ज्यादा रहेगी टर्मिनल्स के क्रॉस तो वो इंसुलेशन हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है वाइंडिंग्स का, ठीक है। तो एन एप्रिशिएबल टाइम मच लेस सेंसिटिव एंड एप्रिशिएबल टाइम में इलैप्स, यानी अच्छा खासा टाइम हो सकता है कि अगर आप उसकी स्पीड को इंक्रीज करना चाहें या लॉस ऑफ लोड को चेक करना चाहें तो ओवर वोल्टेज अच्छी खासी वैल्यू पे पहुंच सकता है जो ओवर स्ट्रेस कर दे स्टेटर वाइंडिंग को, इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो सकता है एज अ रिजल्ट। तो हम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन को हाइड्रो जनरेटर सेट्स में हम आमतौर पर लाजमी इसको हम करते हैं, ओवर वोल्टेज रिलेज को हम यूज करते हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और इसको इस तरह रेंज करते हैं कि 20% वोल्टेज अगर जैसी अपनी नॉर्मल वैल्यू से, नॉर्मल वैल्यू का मतलब अगर 220 kV है, 11 kV है, 11 kV से 20% अगर अबव मूव करेगा तो इट विल बी इनिशिएटेड, या रिले का जो कॉइल है वो काम करना स्टार्ट कर देगा, ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। दो काम करेगा, एक मेन सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करेगा और फॉल्टी अल्टरनेटर को ट्रिप करेगा। सेकंड, डिस्कनेक्ट द अल्टरनेटर फील्ड सर्किट। अभी अल्टरनेटर फील्ड सर्किट को क्यों डिस्कनेक्ट करेगा कि हमने ओवर वोल्टेज के केस में आपके अल्टरनेटर को तो डिस्कनेक्ट कर दिया सिस्टम से, अल्टरनेटर को डिस्कनेक्ट कर दिया तो मेन सिस्टम तो ऑलरेडी सिक्योर हो गया, यानी आपका अल्टरनेटर जो फॉल्टी अल्टरनेटर था उसको मेन सिस्टम से अलग कर दिया तो आपका सिस्टम तो सेफ हो गया ऑलरेडी। लेकिन हमें उसकी अपनी भी अल्टरनेटर, एक तो हमने सिस्टम को बचाना है, दूसरा हमने उस अल्टरनेटर को भी सेव करना है। इन दो चीजें ना, एक तो हमने पूरे सिस्टम को बचाना है, एक हमने उस अल्टरनेटर को भी सेव करना है। तो ये दो काम वो करेगा, एक आपके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाएगा ताकि पूरे सिस्टम में से वो अल्टरनेटर निकल जाए, और सेकंड वो अल्टरनेटर के फील्ड सर्किट को भी एक्टिवेट करेगा, उसको डिस्कनेक्ट कराएगा ताकि आपका अल्टरनेटर भी जलने से बच जाए। दोनों का फर्क समझ आ गया?
जी सर। क्लियर है? यस सर। अब्दुल रहमान, गुलाम मुर्तजा, सर सुहेल अफजल प्रेजेंट सर। नहीं सुहेल अफजल उस में, सर ने पूछा ही नहीं है। अब्दुल रहमान, नहीं वो असल में मैं रोड पे हूँ ना सर जी, तो आवाज काफी ज्यादा आ रही, तो लग रही। अब्दुल रहमान मौजूद है कि नहीं मीटिंग में? मौजूद है सर अब्दुल रहमान। यस सर। ओके ठीक है। कौन से 2 पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी बताए हैं अब्दुल रहमान? सर मैंने लास्ट पॉइंट सुना ही नहीं। हाँ तो इसीलिए तो मैंने पूछा, मुझे पता था। मैं मेडिसिन दे रहा था मामा को, वो बाहर रख के गया था, मैंने अभी सुना। नफीस, नफीस, मोहम्मद नफीस, यस सर। कौन से 2 पॉइंट्स बताए मैंने? यस सर। प्रेजेंट सर। नहीं, मैंने कौन से 2 पॉइंट्स बताए हैं अभी? प्रेजेंट। सर ये ट्रिप द मेन सर्किट ब्रेकर टुडे। हाँ, हम क्यों ट्रिप करते हैं सर्किट ब्रेकर को? क्या वजूहात बताई हैं मैंने 2? जुहेब इजाज। सर मैं यस बताऊं? सर। जुहेब इजाज बताएं क्यों, मैंने क्या बताया? 2 पॉइंट्स कौन से बताए हैं? ये अगर 20% से अब वोल्टेज, देखो सारे इसी तरह बैठे हुए हो ना, तभी आप लोगों के किसी के भी, मैंने अभी तक जो पेपर चेक किए हैं 7-8 से ऊपर नंबर नहीं है 20 में से। ये यही वजह है ना। तलहा शकील, क्या 2 पॉइंट्स हैं भाई? तलहा, तलहा शकील, लास्ट कॉल है। तलहा शकील, आप मौजूद हैं मीटिंग में? अब उबैदुल रहमान जैदी, जी सर। कौन से 2 पॉइंट्स हैं भी, क्या वजह है बताओ जल्दी से। सर ये जो आपने ये सामने लिखे हुए ट्रिप द मेन सर्किट ब्रेकर, हाँ, क्या वजह, इससे और क्या दूसरा होगा? ट्रिप द मेन सर सर्किट ये ब्रेकर से क्या होगा? जी जी। सर ये जनरेटेड वोल्टेज जब 20% से अबव हो जाता है नॉर्मल वैल्यू से, तब ये ऑपरेट करते हैं, तब ये 2 पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं, करते हैं। अच्छा, और कौन बताना चाहेगा ये दोनों का मतलब क्या है? एनीवन? सर आपने ये बताया था कि जब आपकी वोल्टेज 20% ज्यादा हो जाए ना, जैसे 220 केवी है, उस 220 केवी से का सिस्टम, उस 220 केवी से ज्यादा 20% बढ़ जाए तो फिर हमारे 2 कंडीशंस जो होती हैं वो आती हैं। एक तो इस सर्किट ब्रेकर डिस्कनेक्ट करता है हमारे फॉल्टी अल्टरनेटर को सिस्टम से, जो हमारा सिस्टम आगे लगा हुआ है ना 220 केवी के आगे, उसको डिस्कनेक्ट करता है। दूसरा, हमने अल्टरनेटर को भी बचाना है, तो उसकी जो शाबाश, फील्ड सर्किट है ना उसको भी हमने डिस्कनेक्ट करवाना। गुड। कि एक तो हमने पूरे सिस्टम को बचाना है उस फॉल्टी अल्टरनेटर से, उसके लिए हमें मेन सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करना पड़ेगा ताकि अल्टरनेटर पूरे सिस्टम से निकल जाए। सेकंड, हमने उस अल्टरनेटर को भी सेव करना है कि वो कहीं उसके अंदर अगर 20% अबव वोल्टेज हो, तो चूंकि हाइड्रोजनरेटर सेट में अल्टरनेटर जो है लेट रिस्पॉन्ड या स्लो रिस्पॉन्ड करता है, तो हमने उसको खुद को भी बचाना होता है। तो दैट इज बेसिकली डिस्कनेक्शन द अल्टरनेटर फील्ड सर्किट, तो उसका अपना फील्ड सर्किट भी हम डिस्कनेक्ट करते हैं ताकि वो खुद भी सेव हो जाए। अनबैलेंस लोडिंग के केस में हम देखना चाहते हैं कि आपके पास 3 फेजेस में जो करंट होते हैं ना, आमतौर पे बैलेंस करंट का मतलब है कि फेजर सम ऑफ ऑल करंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। फेजर सम ऑफ ऑल करंट का मतलब है अगर ये 10 एम्पेयर यहाँ पे फ्लो कर रहा है 3 फेज में, तो 5 एम्पेयर इधर फ्लो कर रहा है एंड 5 एम्पेयर इधर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। यस तो फेजर सम ऑफ ऑल द करंट्स एट दिस न्यूट्रल पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0। या अगर सेम इसी तरह हम कोई भी फॉर्मेशन ले सकते हैं कि अगर यहाँ पे फर्ज करें यानी 40 एम्पेयर फ्लो कर रहा है
तो ये 25 यहाँ पे फ्लो कर रहा है, 15 यहाँ फ्लो कर रहा है, तो इस तरह के हम कोई भी इस तरह का हम ले सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली बैलेंस्ड, कि जब तक आपका फेजर करंट जीरो है, या अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फेजेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो इस चीज को हमने, यानी अनबैलेंस्ड लोडिंग के अगेंस्ट हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम को, क्योंकि अनबैलेंस्ड लोडिंग जो है ये आपकी अर्थ फॉल्ट, यानी फेज अर्थ फॉल्ट का मतलब होता है कोई एक फेज अर्थ हो जाए, या फिर फेज टू फेज फॉल्ट्स, ठीक है। इस तरह का कोई भी फॉल्ट अगर आ जाए ना, अर्थ फॉल्ट आ जाए, फेज टू फेज आ जाए, तो चूंकि फॉल्ट को फीड करना स्टार्ट कर देते हैं और हैवी करंट फ्लो होता है, तो इसको प्रोटेक्ट करना इंतहाई अहम है। और ये थोड़ी देर के लिए भी अगर यानी ये फॉल्ट हो, तो आपकी जो वाइंडिंग है उसमें से इतना हैवी करंट फ्लो करेगा कि वो इस वाइंडिंग को यानी बर्न कर देगा, इसको जला देगा। तो इस वजह से हमें उस फॉल्ट को रिमूव फौरन करना होता है, आपकी जो यानी अनबैलेंस्ड फॉल्ट्स के अगेंस्ट या अनबैलेंस्ड लोडिंग के अगेंस्ट हमने इसको फौरन ऑपरेट करवाना होता है। वो हम किस तरह करवाते हैं कि हमारे पास 3 सीटीज हमने लिए, हर सीटी हमने एक लाइन पे लगा दिया, यानी आर वाई और बी 3 फेज है हमारे पास अल्टरनेटर, तो हर फेज पे हमने एक सीटी लगा दिया। वो सीटी आपस में क्या हो रहा है कि दे आर कनेक्टेड इन ए स्टार फैशन, कि स्टार फैशन में वो कनेक्टेड है। तो वो आपस में इस तरह कनेक्टेड है कि अगर यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, फर्ज करें 10 एम्पेयर इधर जा रहा है या 100 एम्पेयर जा रहा है, यहाँ पे 2 एम्पेयर आएगा, तो 50 एम्पेयर इधर को जा रहा है, तो यहाँ पे 1 एम्पेयर आएगा। तो अलजेब्रिक सम इसके अंदर से 0 होगा, यानी 2 एम्पेयर क्लॉकवाइज और 1 एम्पेयर एंटर क्लॉकवाइज, तो आपस में अलजेब्रिक सम इन तीनों का 0 होगा जो सिटीज में से फ्लो करेंगे। या फिर 100 एम्पेयर इधर को जा रहा है और 200 एम्पेयर इधर को जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 100 जा रहा है, राइट टू लेफ्ट 50-50 जा रहे हैं, तो ये आपस में अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो इसी तरह सिटीज के अंदर भी मूवमेंट होगी, जो अलजेब्रिक सम 0 का मतलब रिले जो है उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और आपका सिग्नल इनिशिएट नहीं होगा। जब भी कोई फॉल्ट आएगा, फेज टू फेज हो, फेज टू ग्राउंड हो, यानी कोई भी फेज ग्राउंड अर्थ फॉल्ट आ जाए, या फिर फेज टू फेज फॉल्ट हो, किसी भी सूरत में आपकी जो ये बैलेंस्ड कंडीशन है ये अचीव नहीं होगी। उस सूरत में अनबैलेंस हो जाएगा, यानी आपके पास जो फॉल्ट है उसकी वजह से अनबैलेंस सिचुएशन क्रिएट होगी। उस अनबैलेंस की वजह से इसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो भी फिर अलजेब्रिक सम, यानी उसका 0 की बजाय इट विल बी सम क्वांटिटी, वो अब रिजल्टेंट होगा। सारी बात है 40 इधर को फ्लो कर रहा है और यहाँ पे हैवी करंट, यहाँ पे फॉल्ट आ गया, तो यहाँ पे 60 करंट फीड हो रहा है, तो होना 10 चाहिए था या 20 चाहिए था। तो उसकी वजह से अनबैलेंस्ड जितना भी रिजल्टेंट करंट है वो रिले के कॉइल में से फ्लो करेगा, और रिले के कॉइल में से जब फ्लो करेगा, रिले कोई भी लगी हुई है जो भी, वो एक्चुएट होगी और उसकी करंट सेटिंग और टाइम सेटिंग के मुताबिक अपने आप को ऑपरेट करवाना स्टार्ट करेगी और ट्रिप सर्किट में फिर सिग्नल जनरेट करेगी। ठीक है जी। तो इस केस में हम अनबैलेंस्ड लोडिंग के अगेंस्ट हम प्रोटेक्शन लेते हैं इस तरह, इस वे में। स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट्स हमारे बड़े सीरियस फॉल्ट्स होते हैं और बड़े सीरियस टाइप के फॉल्ट्स होते हैं। इसमें हमारे पास 3 टाइप के फॉल्ट्स हैं। फॉल्ट बिटवीन फेज एंड ग्राउंड, जो हम शुरू में भी मैंने बताया था, फॉल्ट बिटवीन फेजेस, 2 फेज के दरमियान जो फॉल्ट्स हैं, और फिर आपके पास इंटरटर्न फॉल्ट्स जो हैं। ये टाइप हैं कुछ हमारे पास जो फेजेस, यानी जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स हैं जो स्टेटर वाइंडिंग के फॉल्ट्स हैं। तो उसमें हमारे पास फिर डेंजरस है और हमारे पास एक अच्छा खासा एक सीरियस कंसर्न है, ये एक्सपेंसिव मशीनरी को अच्छा खासा डैमेज करने की सलाहियत रखते हैं। तो हमारे पास ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन एब्सोल्युटली नेसेसरी है। जहां पे ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन का वर्ड यूज होगा, इसका मतलब रिले प्रोटेक्शन विद इन कंजंक्शन विद सर्किट ब्रेकर, तो या फिर फ्यूज। तो हमारे पास ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन लाजमी है, यानी मैनुअल ऑपरेशन नहीं करवा रहे हम, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन स्टेटर टर्न फॉल्ट्स, स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट्स के अगेंस्ट। तो इसके लिए फिर आम तौर पे हम मर्ज प्राइस सिस्टम यूज करते हैं। मर्ज प्राइस सिस्टम एक सर्कुलेटिंग करंट सिस्टम है, यह सर्कुलेटिंग करंट प्रिंसिपल यूज करता है, तो जो हम नेक्स्ट ईयर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में पढ़ेंगे अल्टरनेटिव्स की। तो ये बेसिकली हम यूज करते हैं इस तरह की फॉल्ट्स के अगेंस्ट या डिफरेंशियल मेथड्स के अगेंस्ट हम फिर मर्ज प्राइस सिस्टम को अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट हम उसी को अब पढ़ेंगे नेक्स्ट। आप, हाँ जी आफ्ताब, कोई क्वेश्चन है पूछ लें। सर हमें जितने भी सारे फॉल्ट पड़े इसके अंदर वो अंडर वोल्टेज वाला फॉल्ट नहीं आया, तो इसका मतलब जो अंडर वोल्टेज अगर हो भी जाए तो
तो कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर। देखें अंडर वोल्टेज भी नहीं पढ़ा हमने, अंडर करंट भी नहीं ना पढ़ा। जी सर। हाँ तो अगर देखें अंडर वोल्टेज का क्या मतलब होगा, पावर अगर सेम हो तो। अंडर वोल्टेज का सर मतलब ओवर करंट नहीं है। जी सर लगी सर। हाँ समझ आ गई बात की, दोनों तरफ से समझ आ गई। जी सर दोनों तरह। हाँ ठीक है तो गुड, अच्छा क्वेश्चन था ये इसका मतलब है जाग भी रहे हैं कुछ कुछ। अबराज जाग रहा है, मोहम्मद अबराज। यस सर। जाग रहे हैं जाग रहे हैं। ठीक है अच्छी बात है, जागना चाहिए ना, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं होता कि हम पढ़ा भी रहे हैं कि। जस्ट मैंने अभी गुलाम मुर्तजा को किक आउट किया था। यस सर। आगे गुलाम तलाश मुर्तजा, तलहा को किया था, Yes, तलहा। तलहा वो शकील आया वो दोबारा। बाद में पता है क्या, बच्चे वॉशरूम वगैरह चले जाते हैं, नींद में होते हैं ना, रोजे चल रहे हैं आपको पता ही। अच्छा ये वॉशरूम की चाबियां आपके पास हैं, आपको इतना पता है कि बच्चे वॉशरूम में चले जाते हैं। नहीं वो रात सारी सैरी करके सो जाना, फिर वो सुबह वॉशरूम में। हाँ तो वही ना, वही मैं पूछ रहा हूँ कि चाबियां आपके पास थोड़ी हैं। इसमें 10-10 रुपए रेट लगाया हुआ है। देख लें फिर आप, अब ये तला वगैरह फिर मुझे छेड़ते हैं बाद में। तो आप क्यों उल्टी बात क्यों करते हो, आपको कहीं चले जाते ऐसे हैं ही कोई काम मजाक कर रहा था अब सर जी, रेगुलर आप फ्लो में चल रहे हैं, कोई दिल भी तो। अच्छा दोबारा मीटिंग करना, काइंडली दोबारा ज्वाइन कर लें, हम फिर नेक्स्ट इसको ठीक है, पढ़ते हैं, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। ठीक।